नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है प्यार या नफ़रत। तो दोस्तों, इस कहानी का एक पार्ट अपलोड हो चुका है, ये दूसरा पार्ट है। यदि दोस्तों इसका पहला पार्ट पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, प्यार या नफ़रत नाम से ही। तो वहाँ से जाकर के उस पार्ट को पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, मेरा एक नया चैनल है मन अप स्टॉक, उस पर भी छोटी छोटी मोटिवेशनल स्टोरीज हैं। यदि आप को उनमें इंटरेस्ट है तो उस चैनल पर जाकर के उन स्टोरीज़ को देख सकते हैं। साथ ही साथ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, चैनल पर विजिट ज़रूर करें। तो चलिए इस कहानी को हम शुरू करते हैं। होशियार के यहाँ हेमा होशियार की चहलकदमी करते हुए देखकर डर से काँप रही थी। उसे अंदाज़ा हो गया था कुछ तो गड़बड़ हो गई है। तभी जीप रुकने की आवाज़ आती है। हरीश ही था, कहीं से आवारागर्दी करके आ रहा था। हरीश! होशियार क्रोध से चिल्लाए। अब मैंने क्या कर दिया जो चिल्ला रहे हो? तड़ाक! एक जोर का थप्पड़ हरीश के गाल पर पड़ा। सिहर गई हेमा। सारा दिन आवारागर्दी करते फिरते हो, एक लड़की नहीं संभाली जा रही तुझसे। तेरे कारण सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हाथ से निकली जा रही है। पूरा दिन गांव की लड़कियों के पीछे मंडराते फिरते हो, उधर शोभा प्रेम की बंसी बजा रही है। कहाँ, किसके साथ? मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बताते तो तब जब घर में रहो। वो जो किशन का बेटा है ना, करण, उससे बांसुरी सीखने की जिद किए बैठी थी। पर मुझे लगता है उस करण ने ही उसका दिमाग खराब किया है। इसमें किशन की कोई चाल दिखाई दे रही है। बांसुरी सिखाना तो बहाना है। मैं इस करण को तो छोड़ूंगा नहीं। हरीश बंदूक उठा के चलने को हुआ। रुक जा हरीश, कुछ गलत मत कर बैठना, वरना लड़की भी जाएगी और इज्जत भी। लोग कहेंगे हमारी होने वाली बहू किसी और से प्रीत लगा रही है। पहले मुझे सोमपाल को भरोसे में लेना होगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे। तब तक तुम कोई गलती मत कर देना, वरना समझ लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। होशियार का शक बेवजह नहीं था। 1 महीना हो गया था करण को बांसुरी सिखाते हुए, पर शोभा सिर्फ करण को ही देखती थी और उसे छूने की कोशिश में ही लगी रहती थी। बस, अब मैं तुम्हें और नहीं सिखा सकता। तुम्हारी जगह कोई और होता तो अब तक सीख लेता, पर मुझे लगता है मैं तुम पर व्यर्थ वक्त बर्बाद कर रहा हूँ। मैं कल से नहीं आऊँगा। सोमवती काकी, मैं कल से नहीं आऊँगा। शोभा बांसुरी बजाना कभी नहीं सीख सकती। वो बस वक्त बर्बाद कर रही है। चलता हूँ, राम राम। इतना सुनते ही शोभा गुस्से से लाल हो गई। हाँ, नहीं सीख सकती और मुझे सीखना भी नहीं है। मैं तो तुम्हारा साथ पाने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाती थी। सुना तुमने? मैं तुम्हारा साथ पाने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाती थी। मैं प्यार करने लगी हूँ तुमसे। तड़ाक! एक जोर का चाटा उसके गाल पर पड़ता है। सोमवती गुस्से में, तू क्या कह रही है? तुझे कुछ अंदाजा है? मेरी ही गलती थी। तेरी बात मैं मान गई। तेरे बापू जो कह रहे थे सही कह रहे थे। मैं ही पागल उनकी बात नहीं मानी। करण शोभा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अवाक रह जाता है। शांत हो जाओ काकी, यह गुस्से में आकर कुछ भी उटपटांग बोल रही है। तुम भी पागलपन मत करो शोभा। मैं माया से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूँगा। यह कहकर करण वहाँ से चला जाता है। शोभा क्रोध से तिलमिला जाती है। सोमवती शोभा का यह रूप देखकर सदमे में आ जाती है। शोभा ऐसा कुछ करेगी उसने सपने में भी नहीं सोचा था। सोमपाल को पता चला तो उसने शोभा को नज़रबंद कर दिया। उसके आदमी शोभा पर कड़ी नज़र रखे हुए थे। इधर हरीश क्रोध से फनफनाता हुआ अपने बगीचे में बैठा हुआ था। तभी उसे माया के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। माया अपनी सहेलियों के साथ पानी भरकर लौट रही थी। कर्ण से बदला लेने के लिए हरीश ने माया को सबक सिखाने का निर्णय लिया और जा पहुंचा उसके सामने। यह क्या बदतमीजी है हरीश? छोड़ मेरा रास्ता, वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा, क्या करेगी? करण से कहेगी? जा कह दे जाकर। मैं भी तो देखता हूँ कौन क्या करेगा मेरा। हरीश माया का हाथ पकड़कर अपने बगीचे की ओर खींच कर ले जाने लगा। छोड़ मुझे हरीश, छोड़ दे मुझे। यह तू ठीक नहीं कर रहा। जाने दे मुझे हरीश। नहीं, आज तो कैसे भी नहीं बच पाएगी तू। करण ने बहुत बड़ी गलती की है शोभा पर नज़र डालकर। उसकी सज़ा तो तुझे मिलेगी। तब करण को अपनी गलती का एहसास होगा। नहीं हरीश, यह गलत है। करण ने कुछ नहीं किया है।
उसने सब बताया है मुझे, उसकी कोई गलती नहीं है, वो शोभा ही उसके पीछे पागल हो रही है। माया की सखियां भागकर करण को हरीश के बारे में सब बता देती हैं। करण माया को बचाने के लिए बगीचे की ओर भागता है, पर तब तक महेश वहां पहुंच चुका होता है। महेश माया को छोटी बहन की तरह प्यार करता है। वो उम्र में माया से 2 साल बड़ा था और पहलवानी सीख रहा था, तो शरीर से भी बलिष्ठ था। छोड़ दो माया को हरीश, वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा नहीं छोड़ा तो? एक जोर का घूंसा हरीश के चेहरे पर पड़ा। बिलबिलाकर उसने तुरंत माया का हाथ छोड़ दिया। तब तक करण वहां पहुंच गया। करण! दौड़कर माया करण से लिपट गई। करण, माया को ले जा, मैं इसे सबक सिखा कर आता हूँ। महेश और हरीश में खूब हाथापाई होती है। हरीश ने आखिर महेश के आगे हाथ जोड़ लिए। गलती हो गई मुझसे, अब माया की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। महेश उसे जाने देता है, फिर माया के पास आकर उसके सिर पर हाथ रखकर कहता है, जब तक तेरा यह भाई जिंदा है तब तक कोई भी तुझे छू नहीं सकता। जब भी कोई ज़रूरत हो तो मुझे आवाज़ दे देना। माया, तेरे लिए ये जान भी हाजिर है। भैया। माया महेश के सीने से लगकर रोने लगती है। धीरे धीरे 3 महीने निकल गए। सर्दी के दिन शुरू हो गए थे। सांझ हो रही थी। माया और करण अलाव जलाकर गीत गुनगुना रहे थे। सर्दी के मौसम में अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो हल्का हल्का अंधेरा हो चुका था। तभी एक साया पेड़ों के पीछे से निकलकर सामने आ गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमसे मिलने आई हूँ करण, शोभा करण से बोली। करण से दूर रहना शोभा, उसने मुझे सब बता दिया है। उसकी तरफ आंखें उठाकर भी देखा ना तो मुझसे कोई बुरा नहीं होगा। करण, मैं मर जाऊंगी। देखो करण, तुम्हारे लिए घर छोड़कर भाग आई हूँ। मुझे अपना लो करण। माया की बात अनसुनी कर शोभा करण से पागलों की तरह लिपटने की कोशिश करने लगी। पागल हो क्या? जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल से भी नफरत है। मैं सिर्फ और सिर्फ माया को प्यार करता हूँ और किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम माया को इसलिए पसंद करते हो ना कि वो मुझसे कहीं ज़्यादा सुंदर है और मैं मामूली शक्ल सूरत की हूँ। कहते हुए उसने अलाव से जलती हुई लकड़ी उठा ली। यह क्या कर रही हो? शोभा, लकड़ी फेंक दो। लकड़ी फेंक दो, जल जाओगी। मेरी बात सुनो, पागलपन मत करो। करण चिल्लाया। नहीं करण, मैं या माया, बोलो जल्दी, वरना मैं खुद को जला लूंगी। शोभा, यह प्यार नहीं पागलपन है, माया ने शोभा से कहा। ऐसे किसी को मजबूर करके प्यार नहीं किया जाता। शोभा कुछ सोचकर, हाँ शायद तुम सही कह रही हो। कहाँ तुम इतनी सुंदर और मैं दिखने में साधारण, भला करण मुझसे क्यों प्यार करेगा? और अचानक जलती हुई लकड़ी माया के ऊपर फेंक देती है। अब न यह सुंदरता रहेगी तेरे पास और न ही करण। माया, करण की चीख निकल गई। शोभा की फेंकी हुई जलती हुई लकड़ी से माया के कपड़ों में आग लग जाती है। आह! करण, बचाओ मुझे करण। करण फौरन आग बुझाने की कोशिश करता है। कुछ नहीं होगा माया तुझे। करण, बहुत जल रहा है। करण माया को लेकर दवाखाने भागता है और शोभा खड़ी खड़ी हंस रही थी। हाँ, जब माया की सुंदरता ही नहीं रहेगी तब तो तुम मेरे पास आओगे करण। शोभा वहां से लौट जाती है। करण माया को दवाखाने ले जाता है। माया का आधा चेहरा जल गया था। माता दीन और रमा का भी रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। करण से माया का दर्द नहीं देखा जा रहा था। किशन और कला उसे ढाढ़स बंधा रहे थे। करण माया की इस हालत का खुद को जिम्मेदार मान रहा था। मंदिर में भगवान के सामने बैठा बड़े ही करुण स्वर में बांसुरी बजा रहा था। महेश बांसुरी की आवाज़ सुन करण के पास आकर बैठ गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर, करण, संभालो खुद को। क्या कर रहे हो यहाँ? तुम्हें तो माया के पास होना चाहिए था। करण की आंखों में आंसू बहने लगे। नहीं महेश, मैं माया से नजरें नहीं मिला सकता। उसकी यह दशा मेरे कारण हुई है। मैं दोषी हूँ उनकी हालात का। फिर करण अपनी बांसुरी तोड़कर फेंक देता है। करण, यह क्या पागलपन है? बांसुरी क्यों तोड़ दी? इन सब में तेरा कोई दोष नहीं है। तू यह बात दिल से निकाल दे। चल आ, माया के पास चलते हैं। थोड़ी देर में करण और महेश माया के पास दवाखाने में थे।
माया दवा के असर से सो रही थी। उसका एक गाल और एक हाथ बुरी तरह जल गया था। काकी, डॉक्टर साहब क्या बोल के गए हैं? महेश ने पूछा। रामा की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। काकी, चुप हो जाओ, मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकता, करण ने रामा को गले से लगाते हुए कहा। काकी, करण ने रामा को कहा, आप घर जाकर आराम करो, अब हम हैं यहाँ। रामा बोली, तुम ही तो थे करण माया के साथ, तभी तो उसकी यह, काश वो तुम्हारे साथ ना होती। रामा के मुंह से यह सुनकर करण सन्न रह गया। उसकी आंखों में फिर से नमी आ गई। यह क्या बोल रही है तू रामा? करण का क्या दोष है इसमें? उसने थोड़ी ही कहा था शोभा से माया की यह दशा करने के लिए। कुछ भी बोलने से पहले कुछ तो सोचा कर। माता दी ने रामा को डांटते हुए कहा। इसमें क्या गलत कहा जी? हमारी गलती थी जो माया को इससे मिलने पर रोक नहीं लगाई। हम यही सोचते रहे दोनों की ज़िंदगी भर साथ रहना ही है, तो साथ हंसते खेलते रहें, पर यह मेरी बेटी की रक्षा भी नहीं कर सका। माँ का हृदय अपनी बेटी की दशा देख व्यथित हो रहा था। उसने जाने अनजाने करण को फिर एहसास दिला दिया कि जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार करण ही है। माया को होश आने लगा था। करण, माया कहराती हुई करण को पुकारती है। माया, मैं यही हूँ तेरे पास, करण ने माया का हाथ पकड़कर कहा। रामा ने आकर करण के साथ हाथ से माया का हाथ अलग कर दिया और करण को वहां से जाने के लिए कह दिया। तुम जाओ यहाँ से। पर काकी, सुना नहीं? माया को छोड़कर चले जाओ। मैं नहीं चाहती तुम्हारे कारण अब और कोई तकलीफ उसकी जिंदगी में आए। जाओ करण, चले जाओ यहाँ से। चल करण। मौके की नजाकत को देखते हुए महेश करण को लेकर वापस आ जाता है। करण कहने लगा, सही कहा काकी ने, यह सब मेरी ही वजह से हुआ है। मुझे माया से दूर ही रहना चाहिए। पागलों जैसी बातें मत कर। काकी दुखी है। एक माँ का हृदय अपनी बेटी की तकलीफ कहाँ बर्दाश्त कर पाता है। थोड़ा वक्त लगेगा, वह ठीक हो जाएंगी। करण घर में गुमसुम बैठा हुआ था। कला के लाख प्रयासों के बावजूद भी उसने खाना नहीं खाया, तो किशन ने उसे माया का वास्ता देकर खाना खाने को मजबूर कर दिया। किशन उसे समझाने में लगा हुआ था, सब ठीक है, माया को कुछ नहीं हुआ है और हम कुछ होने भी नहीं देंगे। कला तमतमा के बोली, और चाहे तुम्हारे बेटे की जान चली जाए। है ना करण के बापू? माई, ये क्या कह रही है तू? करण अपनी माई से जोर से बोला। इसमें उसकी क्या गलती है? सही कह रही हूँ, माया के कारण ही उस शोभा ने इतना बड़ा कांड कर दिया। क्या जरूरत थी माया को उस शोभा के मुंह लगने की? अगर वो जलती हुई लकड़ी से करण को जला देती तो? नहीं, अब तुझे कोई जरूरत नहीं है माया या और किसी छोरी से मिलने की। तू पागल हो गई है कला। उस मासूम को दोष दे रही है। वो खुद कितना कष्ट सह रही है। मैं तेरी बात से सहमत नहीं हूँ। किशन खाना छोड़कर चला जाता है। रामा और कला अपने अपने बच्चों की फिक्र में सही गलत को समझने के लिए तैयार ही नहीं थे। सोमपाल और होशियार ने दोनों परिवारों को धमका कर रखा था कि कोई पुलिस के पास गया तो उनके बच्चों की खैर नहीं। इस कारण उन्हें अपने बच्चों की सलामती का डर और डरा रहा था। माया के घाव भरने लगे थे, वो धीरे धीरे ठीक हो रही थी। करण भी रामा के नहीं रहने पर वो माया से छुप छुप कर मिलता था। माया के जले चेहरे को देखकर उसके आंसू छलकने लग जाते थे। वो सफाई से उन्हें छुपा लेता था। क्या हुआ करण, तू रो रहा है? अरे कुछ नहीं, वो बाहर हवा तेज चल रही थी तो आंख में कुछ चला गया शायद। माया तू आराम कर, एक दो दिन में डॉक्टर साहब तुझे छुट्टी देने वाले हैं। माई बहुत नाराज है तुझसे, पर देखना मैं उन्हें मना लूंगी, बस एक बार ठीक हो जाऊं। माई वैसे भी ज्यादा दिन तुझसे गुस्सा नहीं रहने वाली है। करण जवाब में मुस्कुरा देता है। अब माया को कैसे बोले, काकी तो उसको देखते ही चेहरा घुमा लेती है। हाँ, सब सही हो जाएगा, तू आराम कर, काकी के आने का वक्त हो गया है। जवाब में माया मुस्कुरा देती है। 3 दिन हो गए माया घर पहुंच गई थी। उसकी सखियों से उसके हालचाल पूछ रहा था करण। सीता, तू मिली माया से? क्या कर रही थी माया? कैसी है अब? कुछ कहा उसने? सीता ने बताया करण को कि कैसे माया कल से दर्पण मांग रही है, कह रही है चेहरा देखना है। ज़्यादा तो न जला, पर काकी ने सारे दर्पण तोड़कर फेंक दिए हैं। ओह,
पर कब तक छुपा पाएगी काकी। एक ना एक दिन तो माया के सामने उसके चेहरे की सच्चाई आ ही जाएगी। माई, कहाँ है तू माई? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही है? माई सच बता, तूने जानबूझकर सारे दर्पण तोड़ कर फेंक दिए हैं ना? बोलो माई, क्यों किया तूने ऐसा? टूटता तो एक दर्पण टूटता, पर सारे एक साथ कैसे? कुछ छिपा रही है? क्या मेरी शक्ल खराब हो गई? बोल ना माई, मुझे अपना चेहरा देखना है। ना बिटिया, ऐसा कुछ नहीं है। दर्पण आंगन में लाकर साफ कर रही थी, इतने में तेज आंधी आई। मैं भागकर कपड़े समेटने लगी, इतने में तेज हवा से दर्पण टूट गया और बस, और कुछ नहीं हुआ। माया को समझाकर रामा तेजी से अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद करके रोने लगी। हे भगवान, मेरी फूल सी बच्ची के साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे होने दिया तूने? जरा भी दया ना आई तुझे उस मासूम पर? क्या कहूँ, कब तक छुपाऊं सच? सारे दिन दर्पण के सामने मटकती रहती थी बन ठन के मेरी बच्ची। माया को माई की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। भीतर कोठरी में माता दीन ने उसकी शादी में देने के लिए बहुत सारे सामान धीरे धीरे इकट्ठे करके रख दिए थे। माया कोठरी में आकर बक्से में रखे नए बर्तनों में से एक नया थाल निकालकर उसमें अपना चेहरा देखती है। माई, जोर से थाली गिरने की आवाज़ और माया की चीख सुनकर माता दीन और रामा दोनों दौड़कर अंदर आकर माया को बेहोश होते देखते ही सब समझ जाते हैं। माया जमीन पर बेहोश पड़ी थी, पास में ही नया थाल पड़ा था। माया, बिटिया आंखें खोलो। माता दीन उसे उठाकर बाहर कमरे में ले आया। रामा माया के चेहरे पर पानी की छींटे मारती है। होश में आते ही माया अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाकर बिलख बिलख कर रोने लगती है। माता दीन उसे अपने सीने से लगाए हुए उसे चुप कराता रहता है। अब माया ने खुद करण से भी दूरी बनाना शुरू कर दी थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उस पर दया दिखाए। करण माया से मिलने की बहुत कोशिश करता था, पर कभी रामा नहीं मिलने देती तो कभी माया खुद उसके सामने आने से कतराती थी। रामा ने माता दीन को इतना मजबूर कर दिया था कि उसने एक दिन किशन, तुमसे एक प्रार्थना है। बोलना माता दीन, क्या हुआ? कोई परेशानी है? नहीं, वो मैं यह कहना चाह रहा था कि मैं यहाँ न आऊँ। आगे के शब्द माता दीन पूरे न कर पाया। देख माता दीन, मैं सब समझता हूँ, यह घाव जल्दी नहीं भरने वाले, पर किशन ने जो वादा किया है वो मरते दम तक निभाएगा। माया मेरे घर की बहू जरूर बनेगी, उसके लिए कितना भी इंतजार करना पड़े करूँगा। एक ना एक दिन भोजी का गुस्सा भी शांत हो जाएगा। माता दीन को सांत्वना देकर किशन वहाँ से उठकर चला जाता है। माता दीन डबडबाई आंखों से उसे जाते हुए देखता रहता है। इस बात को करीब 6 महीने होने को आए थे। शोभा अभी भी अपनी जिद पर अड़ी थी। बहुत कोशिशों के बावजूद भी न तो सोमवती और न ही सोमपाल कोई उससे समझा पाया था। एक दिन होशियार और सोमपाल ने कड़ा फैसला किया कि शोभा की हरीश के साथ जबरदस्ती शादी करवा देते हैं। शादी होते ही सारी हट अपने आप खत्म हो जाएगी। यह सुनते ही शोभा तिलमिला उठी। शादी तो उसकी करण से ही होगी, करण नहीं तो मैं भी नहीं। और इतना कहकर आंगन में बने कुएं में छलांग लगा देती है। तुरंत सोमपाल के आदमी उसे बाहर निकालने लगते हैं और उनकी जान बच जाती है। सोमपाल अपनी बेटी की हट के आगे हार जाते हैं। होशियार को वहां से जाने के लिए कह देते हैं। होशियार मन ही मन तिलमिलाता हुआ वहां से चला गया। सोमपाल अपना सिर पकड़कर बैठ गया। आज कहीं का ना छोड़ा शोभा ने हमें सोमवती। मन करता है जहर खाकर मर जाऊं। सोमपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। अंदर शोभा अपनी जीत पर खुशी के मारी नाच रही थी। अब जो होना था हो गया शोभा के बापू, सोमवती ने कहा। बस दुख इस बात का है, शोभा ने चुना भी तो किसको? एक किसान के बेटे को, जो कि उसके बाप के नाखून के बराबर भी नहीं है। वहाँ क्या खुश रह पाएगी? उसे वो सुख कहाँ मिलेगा जो यहाँ मिलता था? 4 दिन भी नहीं निभा पाएगी। मेरा तो यह सोच सोच कर दिल बैठा जा रहा है कि गांव वाले क्या कहेंगे, सब हंसेंगे हम पर। काश भगवान यह दिन देखने के पहले ही मुझे उठा लेता। मैं एक अच्छी माँ ना बन पाई। सोमवती फूट फूट कर रोने लगी। चुप हो जा सोमवती, सब नसीब नसीब का खेल होता है। सोमपाल कुछ सोचते रहते हैं। अचानक कुछ सोचकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है। सोमवती, मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ,
सोमपाल सीधे होशियार के पास पहुंचता है। वहां होशियार और हरीश गुस्से में बैठे शराब पी रहे थे। होशियार, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे सोमपाल, आओ, आ जाओ। इसमें पूछने की क्या बात है? अभी कुछ बदल गया है क्या हमारे बीच? नहीं ना, होशियार ने उदार बनते हुए कहा, जबकि अंदर ही अंदर वह बुरी तरह गुस्से से उबल रहा था। पर फिर भी एक आस जग गई थी सोमपाल को देखकर, इसलिए खुद पर काबू कर लिया था। हेमा, सोमपाल के लिए चाय नाश्ता ले आओ। और फिर हरीश को देखकर बोला, हरीश, तुम जाओ बगीचे का कामकाज देखो। आजकल आदमी लोग ठीक से काम कर नहीं रहे हैं। हेमा चाय नाश्ते की व्यवस्था करने चली गई, हरीश को बाहर भेजकर। अब बता, कैसे आना हुआ? तुझे देखकर लग रहा है कुछ बड़ा करने की सोच रहा है, कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सही कहा ना मैंने सोमपाल? सही सोच रहे हो। मैं उसी बारे में बात करने आया हूँ। कुछ ना कुछ तो करना होगा यार, नहीं तो किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी वह लड़की। फिर क्या सोचा? यहाँ नहीं, भोजी ने सुन लिया तो सोमवती को खबर हो जाएगी। हेमा को आते देख सोमपाल ने इशारा किया तो होशियार ने बात बदल दी। तू चिंता मत कर, हमें किसी बात का खराब नहीं लगा। बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। क्यों हेमा? हाँ भाई साहब, यह सही कह रहे हैं। शोभा हमारी भी बेटी है, वो जहाँ भी रहे खुश रहे। हेमा ने सोमपाल को समझाते हुए कहा। चल सोमपाल, आज तुझे शहर घुमाता हूँ, थोड़ा मन शांत हो जाएगा। चल जल्दी, हमें आते रात हो जाएगी। तो किसी से भेजकर भोजी को खबर भिजवा देना हेमा, नहीं तो बेकार ही चिंता करेगी। होशियार और सोमपाल ने कोई बड़ी साजिश रची थी, जिसके बारे में उन्होंने किसी को कानों कान खबर न होने दी। दूसरे दिन सुबह किशन के घर पर सोमपाल अपने आदमियों को लेकर पहुंच गया। मातादीन और किशन के घर के आसपास ही थे। यह हलचल देख मातादीन भी किशन के घर पहुंच गया था। आप यहाँ? कुछ काम था तो बुलवा लेते। किशन कुछ अनिष्ट की आशंका में डरते हुए बोला। सोमपाल बोला, डरो मत किसना, हम तो अपनी बेटी शोभा के लिए करण का हाथ मांगने आए थे। सोमपाल ने दोनों हाथ जोड़कर किशन से कहा। तो दोस्तों, इस कहानी के इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जानते हैं कि क्या करण और शोभा की शादी हो सकती है या नहीं। तो दोस्तों, जब तक कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आए तो उसे लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।